क्यों साउथ पोल को छू पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह है वो लंबी लिस्ट उन लोगों की जो एंटार्क्टिका को खोजने और साउथ पोल पर पहली बार अपने कदम रखने के लिए निकले थे, बट इस सफर के बीच में ही इनकी मौत हो गई। इंसानों ने लगातार 100 सालों से भी ज्यादा समय तक साउथ पोल में अपने कदम रखने की कोशिशें की, बट कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया, और जो ज्यादा करीब चले भी गए तो जैसे उस लिस्ट में हमने देखा, वो इस सफर के बीच में ही गायब हो गए। जस्ट इमेजिन करो, दिल्ली की ठंड में हमारे होठ फटने लगते हैं, हमें फ्रॉस्ट बाइट्स होने लगता है। हम दिल्ली की सर्दियों को ड्राई और कोल्ड बोलते हैं, जबकि दिल्ली का तापमान तो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और ह्यूमिडिटी यहां पर फिर भी 30% रहती है। वहीं एंटार्क्टिका में ठंड -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और पता है ये कितना ड्राई है? वेल, यहां पर ह्यूमिडिटी 0.03% तक डिप होती है और एवरेज 1% से भी कम रहती है। बीबीसी ने अपने 2020 में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में एंटार्क्टिका को एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड बुलाया। आज भी कई बॉडीज एंटार्क्टिका के क्रिवेसेस और ग्लेशियर्स में धंस चुकी है, जो कभी लोगों को मिली तक नहीं, और ज्यादा लोग उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। अब अगर आप इन केसेस पर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो आपको इन डेथ्स में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, जैसे एक्सप्लोरर्स का तूफान या ब्लिजर्ड्स में भटक जाना, स्टारवेशन यानी भूख से मर जाना, जहाज का टूट जाना, बर्फ में धंस जाना। ये सारी घटनाएं बार बार रिपीट हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए ना हमें एंटार्क्टिका की यूनिक ज्योग्राफी और कायदे कानूनों को समझना होगा, जो इसे नॉर्थ पोल से भी अलग बनाती है। देखो, सबसे पहले तो ना साउथ पोल पर बर्फ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। पूरे दुनिया का 90% बर्फ, आई रिपीट, दुनिया का 90% बर्फ एंटार्क्टिका में है। इनफैक्ट दुनिया का 70% फ्रेश वाटर भी एंटार्क्टिका के ही बर्फ में जमा हुआ है, और इसीलिए एंटार्क्टिका का एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक लो हो जाता है, जबकि आर्कटिक का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 0 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक ही जाता है। इसी वजह से आपको भले ही नॉर्थ पोल में लैंड मैमल्स जैसे आर्कटिक वुल्व्स, फॉक्सेस, रेनडियर्स, ऑक्सेस, पोलर बेयर्स और यहां तक कि रैबिट्स और शीप्स भी मिल जाएंगे, बट साउथ पोल पर इनमें से कोई भी नहीं है। दूसरी यूनिक बात यह है कि जो हमने बार बार बर्फीले तूफानों के बारे में सुना है ना, यहां पर ऐसे तूफान देखने को मिलते हैं जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिखते। इसे देखना, ये एक नॉर्मल सा हरिकेन यानी कि तूफान है। ऐसे तूफान जो भारी तबाही लाते हैं, इनमें विंड स्पीड्स बस सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर पर आवर होती है। एंटार्क्टिका में ऑन दी अदर हैंड तो बड़े आराम से 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती है। सो आखिर एंटार्क्टिका में इतने तेज विंड्स क्यों चलते हैं? वेल, इसके पीछे ना एक इंटरेस्टिंग रीजन है। देखो, पृथ्वी में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको आसमान जमीन से ठंडा ही मिलेगा। जैसे अगर मुंबई शहर में जमीन का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं पर आसमान में -40 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इससे होता यह है कि नीचे की गर्म हवा ऊपर के एटमॉस्फेयर लेयर्स तक अगेंस्ट ग्रेविटी राइज होती है, जिससे स्लो विंड्स क्रिएट होते हैं। नॉर्मली पृथ्वी में हर जगह ऐसा ही होता है, बट एंटार्क्टिका इकलौता ऐसा अजूबा है जहां पर जमीन ही आसमान से ज्यादा ठंडा है। और क्योंकि इन हवाओं को ग्रेविटी भी नीचे पुश करती है, तो इस वजह से विंड्स नीचे की तरफ भयंकर एक्सेलरेट होते हैं और पूरे एंटार्क्टिका प्लेट्यू में फैलने लगते हैं तूफानी प्रेशर के साथ। और यही रीजन है कि एंटार्क्टिका में ऐसे स्नो ब्लिजर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, और रिसर्चर्स और वर्कर्स को लिटरली रोप लाइन पकड़ के चलना पड़ता है। और तो और क्योंकि ठंडी हवा मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी रिटेन नहीं करती, इसीलिए पूरा कॉन्टिनेंट एक्सट्रीमली ड्राई है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% ह्यूमिडिटी। इसी वजह से एंटार्क्टिका ह्यूमन बॉडीज में से एक झटके में सारा मॉइस्चर चूस लेता है, और डिहाइड्रेशन के चलते कुछ ही सेकेंड्स में ही एक्सपोज स्किन फ्रॉस्ट बाइट्स पकड़ लेती है। प्रिकॉशंस नहीं लिया जाए तो अफेक्टेड हिस्सा मिनटों में ही काला पड़ जाएगा और बेजान हो जाएगा, कुछ इस तरह। एक और एक चीज, इस क्लिप को जरा देखना। इसमें आपको दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं, राइट? आसमान भी सफेद, कोहरा भी सफेद और जमीन भी सफेद। इसे व्हाइट आउट कहते हैं, और ऐसे हालातों में एक ट्रैवलर अपना सारा सेंस ऑफ डायरेक्शन ही खो देता है। राउंड एंड राउंड सिर्फ एक ही जगह पर घूमता चला जाता है, और अगर आपको पता नहीं आप कहां पर जा रहे हो, तो आप सीधे बर्फीले कब्र में ही गिर जाओगे। क्योंकि इसे देखना, इसे कहते हैं क्रिवेस।
दिखने में ये भले ही एक चपटी सी दरार लग रही होगी, बट इनकी गहराई होती है ऑन एन एवरेज 65 से 100 फीट। यानी गलती से भी अगर पांव यहां पर रख दिया तो सीधे 100 फीट नीचे अंदर बर्फ की कब्र में। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि अंटार्कटिका में ऐसे क्रीवेसेस भरे पड़े हैं और कईयों को तो आप अपने कदम रखने से पहले देखकर पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऊपर से बर्फ के लेयर से ढके होते हैं। यही क्रीवेसेस भी एक बहुत ही बड़ी वजह है कि बहुत से एक्सप्लोरर्स जो अंटार्कटिका से वापस नहीं लौटे, उन्हें हम कभी भी ढूंढ ही नहीं पाए। वो जैसे मानो गायब ही हो गए। अब जितना मुश्किल इंसानों के लिए यहां पर नेविगेट करना है, उतना ही मुश्किल और रिस्की एरोप्लेन्स के लिए भी है। कमर्शियल फ्लाइट्स तो अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ना तक अवॉइड करते हैं और सिर्फ वही फ्लाइट्स यहां पर आते हैं जो रिसर्चर्स और एक्सपेरिमेंटर्स को यहां पर शटल कर रहे हो या उन तक गुड्स पहुंचा रहे हो। घना कोहरा, अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से टर्बुलेंस, क्योंकि ये पोल्स के करीब है इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस की वजह से नेविगेशन बिगड़ना, सेफ्टी लैंडिंग के लिए कोई भी स्टेशन यहां पर नहीं होना, यहां तक कि रिफ्यूलिंग स्टेशन का भी यहां पर ना होना, कुछ मेजर रीजंस है एयरलाइन कंपनीज को यहां से गुजरना रिस्की लगता है। बट अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर अंटार्कटिका इतना खतरनाक है तो फिर आज इतने सारे लोग वहां पर आराम से घूमकर कैसे आ जा रहे हैं, मस्त व्लॉग्स बना रहे हैं, कितने सारे तो क्रूजेस अंटार्कटिका एक्सपेडिशन के लिए जाते रहते हैं। वेल, अगर आप ईयर 1990s में देखोगे ना, तो अंटार्कटिका में सिर्फ हर साल लगभग 5000 टूरिस्ट ही जाया करते थे। आज ये नंबर बढ़कर पता है कितना हो गया है? 1 लाख। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे नेविगेशन, इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को। बट इवन ये सब के बाद भी अंटार्कटिका घूमने का विंडो आज भी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने का ही है, नवंबर से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि इसी दौरान -15 से -20 डिग्री सेल्सियस के साथ अंटार्कटिका थोड़ा बहुत जीने लायक हो जाता है। मतलब इसी दौरान अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन से बाहर निकलोगे तो आपका चेहरा फ्रॉस्ट बाइट नहीं पकड़ लेगा या आंखें ही जम नहीं जाएगी, क्योंकि इन दिनों पूरे 24 घंटे दिन ही होता है, रात होती ही नहीं है। एक्चुअली में अंटार्कटिका का डे एंड नाइट साइकिल और सीजन्स का साइकिल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एकदम पोल्स पर लोकेटेड है, इसीलिए यहां पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि हमारा अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है और ये जैसे आपको पता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो टिल्टेड होने की वजह से अर्थ के नॉर्थ का टिप 6 महीनों के लिए सूरज के डायरेक्शन में पॉप आउट होता है और फिर साउथ का टिप 6 महीनों के लिए सूरज के डायरेक्शन में पॉप आउट होता है। अब जो हिस्सा पॉप आउट होता है वहां पर कंटिन्यूअस डे होता है और समर सीजन भी होता है, और उसका ऑपोजिट साइड क्योंकि सन से दूर है, डार्क शैडो साइड में है, इसीलिए वहां पर पोलर नाइट और विंटर सीजन होता है। टेक्निकली देखा जाए तो बस वो 3 से 4 महीनों को छोड़कर हमारे लिए तो सारे महीने ही अंटार्कटिका में विंटर है, क्योंकि या तो वहां पर एकदम डिम सनसेट जैसे सन रहेगा या फिर टोटल पिच डार्क रहेगा। एंटार्क्टिक विंटर्स में वहां पर इतना डार्क हो जाता है कि अगर आप अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को भी रख दोगे ना तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, टोटल पिच ब्लैक। वेल, अंटार्कटिका का अर्थ के क्लाइमेट पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे मेल्ट होता आइस ग्लोबल सी लेवल को राइज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका असर फ्यूचर में अर्थ पर क्या होने वाला है, अंटार्कटिका के यूनिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स कैसे इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाने के लिए इवॉल्व हो पाए, कैसे अंटार्कटिका 3.5 करोड़ साल पहले एक ग्रीन कॉन्टिनेंट हुआ करता था मगर आज एक व्हाइट कॉन्टिनेंट बन गया है।